Good morning, dear students. As yesterday we were discussing about the chemical properties of haloarenes, so we will continue with that. As I have told you three categories yesterday. The first one was the nucleophilic substitution reaction, and we have seen the comparison of nucleophilic substitution reaction between alkyl halide and aryl halide, and we have proved that in case of aryl halide the reactivity is very less towards the nucleophilic substitution reaction. The next category that we have discussed is the reaction with metals, in which we have discussed number of name reactions as Wurtz-Fittig reaction, Fittig reaction, Ullmann's reaction, and afterward we have discussed the reduction reaction of the aryl halide. Now let's see what was left. The only part of the chemical properties left was electrophilic substitution reaction, or you may say these are the reaction due to ring that we have discussed in class 11th in benzene. जब हम बेंजीन की रिएक्शन पढ़ रहे थे तो बेंजीन में हमने पढ़ा था कि इट शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाई इट इज शो? क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है यहाँ पर हमें पता है क्या होता है, 3 ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर. इट मींस बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, और ऑब्वियसली जब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है. सो एनी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक. इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग. इट मींस इट मस्ट बी हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर सकता है. अब अगर हम एराइल हैलाइड की बात करें तो यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है और इसको भी ये रिएक्शन शो करनी चाहिए, यानी इसको भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना चाहिए. दैट्स व्हाई इट आल्सो शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट व्हाट इज द केस अगर हम बेंजीन की कंपैरिजन यहाँ पर एराइल हैलाइड से करते हैं तो ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, उतना इजीली शो नहीं करता जितना इजीली बेंजीन रिंग करता है. Why it is so? It is due to the deactivation of the ring due to electron withdrawing nature of Cl, या मतलब हेलोजन एटम में से. ठीक है, ये हमें मालूम है कि जो हमारे हेलोजन होते हैं, X होते हैं, वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं नेचर में. मैंने आपको बताया भी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से क्या होता है, ये रिंग को थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देते हैं. अब ये फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसा ग्रुप यहाँ पर लग जाए जो जिसका नेचर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना हो तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं रहेगी कि इलेक्ट्रोफाइल आसानी से वहां पर अटैक कर सके. दैट्स वाई अगर हम कंपैरिजन करें आपका बेंजीन रिंग से तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम है. बट स्टिल हमें मालूम है कि यहाँ पर Cl के पास 3 लोन पेयर भी है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जिसकी वजह से वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है. इसलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एराइल हैलाइड शो करते हैं. एंड जैसे हमने बेंजीन के केस में पढ़ा था, नंबर ऑफ रिएक्शन ड्यू टू रिंग, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये सारी की सारी यहाँ पर भी शो होती हैं विद सम ड्रास्टिक कंडीशंस. जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करें हेलोजनेशन, तो हेलोजनेशन में क्या होगा, लेट्स सी द रिएक्शन. अगर मैं एग्जांपल ले रही हूं क्लोरोबेंजीन का, सो हेलोजनेशन का मतलब हेलोजन से रिएक्शन, यानी Cl2 से मैंने रिएक्शन किया. द कंडीशन वुड बी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. इन चारों की मैकेनिज्म हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी हुई थी अच्छे से. ठीक है, और अभी भी क्लास 12th में पहले लेक्चर में जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, प्रिपरेशन मेथड डिस्कस कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि क्लोरोबेंजीन पर फर्दर अगर क्लोरीन का अटैक होगा तो रिएक्शन किस तरीके से होगी और रिएक्शन क्या होगी, है ना, और किस कंडीशन में होगी, वो सारी मैकेनिज्म मैंने आपको बताई थी. तो सिमिलर वही वाली रिएक्शन यहाँ पर हम कर रहे हैं. एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का बेसिकली रोल क्या है? एल्यूमिनियम एटम जो है वो हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. AlCl3 एक लुईस एसिड की तरह काम करता है. लुईस एसिड कौन होता है? वो जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है गेन कर सकता है. ओके, सो दैट इज लुईस एसिड. ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये किस चीज में हेल्प करता है? इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन में हेल्प करता है. जब हम लोगों ने मैकेनिज्म देखी थी तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बताया था कि AlCl3
प्लस Cl2। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो क्या करा जाता है इसका, यहाँ पर इसका हेटेरोलिटिक फिशन कराता है और यहाँ हमें AlCl4 आयन मिल जाता है प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव मिल जाता है। सो द सिमिलर केस वुड बी देयर। अब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। नाउ व्हाट वी हैव टू डिसाइड, हमें डिसाइड ये करना है कि Cl को हम कहां पर भेजें, क्योंकि बेंजीन रिंग पर जब कोई ग्रुप आ जाता है, ठीक है, जब कोई ग्रुप आ जाता है तो उसके रेस्पेक्ट में हमें दूसरे अटैकिंग रिएजेंट को यानी इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर भेजना है, ये कौन डिसाइड करता है, वो ग्रुप डिसाइड करता है कि इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कैसा है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस मींस ये आने वाले अटैकिंग रिएजेंट को यानी इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करता है। तो 11th में भी हमने पढ़ा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, क्लास 12th में भी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। लेट्स सी, ये अगर क्लोरोबेंजीन है, विड्रॉइंग होने की वजह से डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इसका मतलब प्लस आर इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये मूव हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में इस वाले कार्बन एटम पर, ठीक है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी वो इस तरीके की दिखाई देगी। कल भी मैंने बताया था, लगातार सारे लेक्चर्स में इसको बता चुकी हूँ, तो अब तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे मूव करेगा तो ये बॉन्ड टूट के लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ कार्बन पे शिफ्ट होगा। इसके बेसिस पे हम बताएंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कि हमें इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैक कराना चाहिए, ठीक है। सो नाउ द डबल बॉन्ड वुड बी हियर एंड हियर, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये नेगेटिव चार्ज बराबर वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड टूट के लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। सो नाउ वी आर गेटिंग हियर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड फर्दर ये बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना के लोन पेयर के फॉर्म में हमें फिर से दिखाई देने लगेगा। इसे रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इससे रेजोनेंस इफेक्ट को बताते हैं। और इससे क्या चीज हमें दिखाई दे रही है, ये इस हैलोजन एटम के रेस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो पोजीशन है, हमें पता है। ये पैरेलल वाली पैरा होती है और ऑर्थो के एडजेसेंट वाली दोनों मेटा पोजीशंस होती हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशंस पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो भाई जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है यानी Cl पॉजिटिव को कहाँ अटैक करना चाहिए, उसे वहीं अटैक करना चाहिए जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पर है या फिर पैरा पोजीशन पर है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो इसका मतलब हमें आंसर मिल गया कि जब हेलोजिनेशन होगा तो नेक्स्ट जो Cl एटम है वो कहां पर आना चाहिए, उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आना चाहिए। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हेलोजन ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर में होता है। तो जब ये फर्दर हम रिएक्शन करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, द रिजल्टेंट वुड बी ऑर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन एंड पैरा क्लोरो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ऑर्थो और पैरा में दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा हमारा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। सो लेट्स सी, दिस वुड बी अ मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर क्या काम कर रहा है, स्टीयरिक हिंड्रेंस, और स्टीयरिंग हिंड्रेंस होने की वजह से यानी क्राउडिंग होने की वजह से, दोनों Cl एटम बड़े हैं साइज में, दो बराबर कार्बन एटम पे है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाइल जो पैरा पोजीशन पे है तो यहाँ पर इनको डिस्टेंस मिल रही है, सिमेट्री मिल रही है, जिसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, दैट इज पैरा क्लोरो क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ नाम भी लिख लेंगे आप, IUPAC नेम लिखे तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, और जनरल नेम लिखेंगे तो ऑर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, IUPAC नेम भी कह सकते हैं इसको, एंड पैरा क्लोरो क्लोरोबेंजीन भी मेंशन कर सकते हैं। तो दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शन जहां पे आपको रिएजेंट का ध्यान रखना है। सेकंड है आपकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता था, अगर हम लोग ध्यान करें तो क्लोरोबेंजीन का जब आप नाइट्रेशन करते हैं, यानी नाइट्रेशन का मतलब HNO3 से रिएक्शन,
HNO3 को मैं कहती हूं आपसे HONO2 करके लिख सकते हैं आप। इसका मतलब क्या है, ये है HNO3 that you are to take in presence of concentrated H2SO4। ठीक है, concentrated H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव चार्ज वाला जनरेट होता है। जब अगर आप 11th वाली बुक में उठा के मैकेनिज्म देखें तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक होगा। यहाँ पर जो H है या यहाँ पर जो H है वो H OH के साथ मिलके क्या बना जाएगा, वाटर एलिमिनेट करेगा और NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। सो वी आर गेटिंग पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्लस ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, सो वी आर गेटिंग द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हियर और यहां पर भी मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन होगा, पैरा वाला होगा। दैट यू आर टू रिमेंबर, ये सारे ही केसेस में वर्क करेगा। थर्ड हमारी रिएक्शन आती है अबाउट द सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए आप किससे रिएक्शन कराते हैं, दैट इज विद द सल्फ्यूरिक एसिड। यू आर टू टेक कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर ये खुद ही कैटेलाइज करता है रिएक्शन को। SO3 इज अ इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड ओवर हियर। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो एक बार मैकेनिज्म को रिवाइज कर लेंगे क्लास 11 से। अभी हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन जस्ट टू फॉर योर नॉलेज यू कैन रिवाइज फ्रॉम क्लास 11 बुक। कंसंट्रेटेड H2SO4 यही कंसंट्रेटेड लिख लीजिए आप। तो ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर भी क्या होगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। सो वी वुड बी गेटिंग OH और H मिलकर वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर आप माइनस वाटर लिख लीजिए, यहाँ पर भी आप माइनस वाटर मेंशन कर सकते हैं। सो यू वुड बी गेटिंग HSO3 या SO3H मेंशन करो प्लस ClSO3H। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, मेंशन कर लीजिए, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे ही इसका नाम ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो लाइक दिस दीज 3 रिएक्शन वुड बी देयर। अब जो 4th रिएक्शन है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, हम लोगों ने पढ़ी है क्लास 11th में भी अच्छे से। दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है हमारी वो एल्काइलेशन और एसाइलेशन 2 तरीके की होती है। हम लोगों ने पढ़ा है एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। यानी एल्काइलेशन में जो हमारा रिएजेंट होता है वो हमें एल्काइल हैलाइड लेना है और एसाइलेशन में एसाइल क्लोराइड लेना है। ठीक है, सो अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को देखते हैं तो फर्स्ट है इसका एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में आपको RX के साथ रिएक्शन करना होती है। ठीक है, सो RX के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं सो सी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप CH3Cl से कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है, ध्यान रखनी है। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड कुछ भी ले सकते हो। तो अगेन यू वुड बी गेटिंग ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। मिथाइल वुड बी इट्स इलेक्ट्रोफाइल है। तो Cl और ये H एलिमिनेट होके -HCl करेगा। अगेन हमें ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर। तो ClCH3 एंड प्लस ClCH3। पैरा हमारा जो है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, यानी पैरा क्लोरोटोलिन। दैट इज पैरा क्लोरोटोलिन, ऑर्थो क्लोरोटोलिन। इसमें हमारा पैरा क्लोरोटोलिन जो है, पैरा क्लोरोटोलिन वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करती है जैसे कि हमारी वुड्स-फिटिक रिएक्शन काम करती है। वहां हमें क्या लेना होता है, एक एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और एक एराइल हैलाइड। तो उसमें भी हमने कल क्या बनाया था, टॉलिन बनाया था। और मैंने कहा था आपको अगर जो है नेक्स्ट कार्बन वाली चेन लेनी है तो अकॉर्डिंगली आप एल्काइल हैलाइड ले लेंगे। ठीक है, बट अगर मैं ये पूछूं आपसे कि दोनों में से कौन सी रिएक्शन ज्यादा इफेक्टिव है किसी बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप लाने के लिए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट वुड्स-फिटिक रिएक्शन इज मोर प्रोमिनेंट। व्हाई?
क्योंकि इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में रीअरेंजमेंट हो जाता है एल्काइल ग्रुप का अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी। देखिए किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रही हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर सपोज मुझे प्रोपाइल लेकर आना है, यानी मुझे चाहिए, मुझे प्रोपाइल बेंजीन चाहिए, ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे एक तो प्रोपाइल क्लोराइड लेना होगा एज अ RX और मुझे क्लोरोबेंजीन लेना होगा, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन ले लिया मैंने, प्रोपाइल क्लोराइड ले लिया और सोडियम ईथर से रिएक्शन कराया तो प्रोपाइल बेंजीन बन गया हमारा, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में भी मैं करूं तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारा रिजल्टेंट जो है वो ऐसा ही कुछ मिल जाना चाहिए क्लोरो डेरिवेटिव के साथ, लेकिन ऐसा बेसिकली यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी के बेसिस पर रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो प्रोपाइल की जगह हमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप मिलता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर रिएक्शन किससे करा दी, C3H7Cl से करा दी, तो क्या होना चाहिए था, मेरा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH3 की जगह C3H7 आ जाना चाहिए था, बट इट इज नॉट सो। यानी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में बेसिकली मैं क्या कहूं कि अगर बेंजीन का रिएक्शन मैंने C3H7Cl से कराया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो वही प्रोडक्ट बनना चाहिए जो मेरा वुड-स्पिटिक रिएक्शन से बनता है, बट यहां पर मेरा जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा दैट वुड बी CH3CH2, ठीक है। ये H और Cl एलिमिनेट हो जाएगा और C3H7 एक स्ट्रेट चेन में ना जुड़कर इसको क्या ले लेगी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के या फिनाइल के फॉर्म में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, दैट यू आर टू रिमेम्बर। इसलिए हम जो कहते हैं, जो हमारा वुड-स्पिटिक रिएक्शन है उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एल्काइल चेन नहीं होता है, इसलिए अगर मुझे स्ट्रेट एल्काइल चेन चाहिए तो वो रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। एल्काइलेशन की बात हो गई, फिर आई एसाइलेशन की बात। एसाइलेशन के केस में एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड क्या होता है, CH3COX, यहाँ पे CH3COCl ले लिया मान लीजिए मैंने, तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या होगा, we would be getting COCS3, ठीक है, and ClCOCS3, यानी ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन एंड पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। मेन ग्रुप क्या है इसमें, एसिटोफिनोन, इसलिए बाद में आएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। हम जब बेंजीन से रिएक्शन करते थे तो एसिटोफेनोन बनाते थे, और कई बार मैंने आपको बताया इस कार्बन को कार्बन से जोड़ना है, O से नहीं जोड़ना है, तो दैट यू आर टू रिमेम्बर, ये बॉन्ड जो है वो कार्बन का कार्बन से है, दैट यू आर टू रिमेम्बर, COCS3। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका C इधर निकल के जा रहा है, ये O से बॉन्ड बना दिया आपने, नहीं, द बॉन्ड इज देयर बिटवीन C एंड C, ठीक है। तो आपका COCS3 इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए। So that is all about your इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि एराइल हैलाइड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। नाउ वी आर टू डिस्कस सम इंटर कन्वर्जन्स, और उन इंटर कन्वर्जन्स को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में इंटर कन्वर्जन के लिए आपको बताऊंगी। हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड के केस में जब KCN के साथ रिएक्शन की थी तो क्या बनाया था, एल्काइल साइनाइड फॉर्म किया था। तो जो हमारा साइनो ग्रुप होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंट इंटर कन्वर्जन्स। क्यों, क्योंकि उसमें हमारे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं जिससे कि 1 स्टेप में ही हम इंटर कन्वर्जन को शो कर सकते हैं। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर इंटर कन्वर्जन फ्रॉम साइनो टू द अदर प्रोडक्ट, यानी मुझे RCN से क्या क्या मैं डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकती हूँ, उसके लिए 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखनी है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ C2H5CN।
एक बार मैं रिकॉल करा दूं आपको रिएक्शन। अगर मान लीजिए मुझे C2H5Cl है मेरे पास, मैं KCl से इसकी रिएक्शन कराती थी, सो आई वुड बी गेटिंग KCl एंड C2H5Cl। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में आ जाता है कि आपको इथेन से इथेनोइक एसिड बनाना है, ठीक है, तो इथेन से इथेनोइक एसिड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इथेन को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे बाय हेलोजनेशन। इथाइल क्लोराइड से हम इथाइल साइनाइड बनाएंगे और इससे सिंगल स्टेप में सीधे हम क्या बना सकते हैं, इथेनोइक एसिड फॉर्म कर सकते हैं, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं मिथाइल क्लोराइड लेती तो मिथेनोइक एसिड फॉर्म कर सकते हैं। सो आई एम टेलिंग यू कि कौन सा तरीका है, कौन सी 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ CH3CN ही ले लिया, ठीक है, तो 4 बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट यू आर टू रिमेंबर। द फर्स्ट वन इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं हम, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट एल्कली। ठीक है, डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ आप रिएक्शन दिखाओगे इसकी, ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन दिखाओगे और सीधे क्या बना दोगे, CH3COOH। ठीक है, अब अगर CH3COOH आपने बनाया तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यू आर टू टेक। ठीक है, तो CH3 इसी कार्बन का C लिया आपने, 2O फ्रॉम 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड 1 H फ्रॉम हेयर। तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 3H बच गए और 1 N बच गया। इट मीन्स अमोनिया वुड बी लिबरेटेड। सो दैट इज द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको एसिड बनाना है और किसी तरीके से आप साइनाइड में कन्वर्ट कर सकते हो आपके गिवन रिएक्टेंट को, तो इस सिंगल स्टेप में आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बना सकते हो। दूसरा है आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर आप हाइड्रोलिसिस कंप्लीट ना करके पार्शियल करो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी। वाटर के साथ किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे, कंसंट्रेटेड HCl या फिर आपको लेना है एल्कलाइन H2O2। इसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, यानी हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे CH3CONH2। ठीक है, आपने वाटर के साथ रिएक्शन किया है, ठीक है, CH3CONH2, इसमें कोई और बाय प्रोडक्ट नहीं है, पूरा का पूरा वाटर यहाँ पर ऐड हो गया। दैट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। द नेक्स्ट वन इज द रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन आपको देखना है, रिडक्शन में आप क्या करोगे, ये हमारा पार्शियल हो गया, अब हमें हो गया हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में हमें नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए होती है, नेसेंट हाइड्रोजन को आप ऐड करोगे इसमें, आपने H ऐड किया सपोज, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन ऐड किया, किसकी प्रेजेंस में, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, Na एल्कोहल ले सकते हो। इसकी प्रेजेंस में आप जब रिडक्शन कराते हो तो आप क्या करोगे, द प्रोडक्ट वुड बी CH3, H जुड़ जाएगा इस कार्बन में भी और नाइट्रोजन में भी, यू विल बी गेटिंग CH2NH2, CH3CH2NH2। जितने कार्बन आपके पास इस साइनाइड में है उतने ही कार्बन वाला आपको अमाइन, प्राइमरी अमाइन यहाँ पर मिल जाता है। और ये एक नेम रिएक्शन है, इसका नाम है मेंडियस रिएक्शन। दैट इज मेंडियस रिएक्शन, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, सो दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस। आप कंप्लीट रिडक्शन भी कह सकते हो इसको। नाउ लेट्स सी द पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन कैसे करना है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे यहाँ कितने काम में आए, 4 हाइड्रोजन, सो वी हैव टू टेक 4H। ओके, अभी आपका है SnHCl की प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या होता है, आपका हाफ रिडक्शन होता है या पार्शियल रिडक्शन होता है। इस पार्शियल रिडक्शन में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर लिया था CH3CN, सो यू आर टू मेक CH3, अब CN की जगह आप क्या करोगे, CH डबल बॉन्ड NH। देखिए मैंने कहा आपसे इसमें कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है, तो इस कार्बन को रिडक्शन करने के लिए कितने हाइड्रोजन को जोड़ना होगा, 2 को, और इस नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन से जोड़ना होगा, 2 को, इसलिए मैंने यहाँ पर अमाइन बना दिया। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर पार्शियल दिखाना है। पार्शियल का मतलब जितनी जरूरत है उससे कम हाइड्रोजन आप दीजिएगा। तो कार्बन को 2 की जरूरत थी, आपने 1 प्रोवाइड किया, नाइट्रोजन को भी 2 की जरूरत थी तो 1 प्रोवाइड किया।
बैलेंस करेंगे जब, यानी जब वैलेंसीज चेक करेंगे तो दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा, वो डबल बॉन्ड बना जाता है, ठीक है। डॉट HCl, तो इस तरीके से CH3CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है, देखिए ये हमारे क्या होते हैं अमाइन, लेकिन जब अमाइन में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग में, तो हम उसको इमाइन कहते हैं, दैट इज इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड मिल जाता है, दैट ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी इसका अगर आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो फाइनली ये बॉन्ड यहां से टूटता है एंड यू वुड बी गेटिंग O इधर आ जाता है और H2 इधर चला जाता है, यू वुड बी गेटिंग CH3CHO, यानी आपको क्या मिल जाता है एसिटल्डिहाइड, दैट इज एसिटल्डिहाइड, और जिसको आप किस नाम से जानते हो IUPAC में, इथेनॉल, यू नो इट विद द नेम ऑफ इथेनॉल, एल्डिहाइड ग्रुप है, देखिए CHO ग्रुप है, इसको हम अल लगा के बोलते हैं, तो दैट इज एसिटल्डिहाइड प्लस, अब हमारे पास यहाँ क्या बचा NH4Cl, देखिए NH3 into HCl क्या बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। सो लाइक दिस दीज 4 रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे एसिड बनाना हो डायरेक्ट तो मैं हेलो एल्केन को साइनो कंपाउंड में चेंज करूं, डायरेक्ट एसिड बना सकती हूँ। हेलो एल्केन को मैंने साइनो कंपाउंड में कन्वर्ट किया, मैं चाहूं तो अमाइड बना सकती हूँ, ये क्या है दैट इज एसिटामाइड, इसका कॉमन नेम क्या है अमाइड ग्रुप है, यहाँ पे देखिए एसिटामाइड, और IUPAC नेम क्या है, 2 कार्बन है तो इसको इथेनामाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एसिड बना सकते हैं, अमाइड बना सकते हैं, अमाइन बना सकते हैं और एल्डिहाइड भी फॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट 4 रिएक्शन विच इज नीडेड इन आवर इंटर कन्वर्जन। अब आप इंटर कन्वर्जन करना स्टार्ट करेंगे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सो यू विल प्रैक्टिस लॉट फॉर द इंटर कन्वर्जन, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सारी रिएक्शंस को ध्यान में रखना होगा। सो यू टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको आगे इंटर कन्वर्जन बताती हूँ। अब बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनका यूज हम, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है साइनो कंपाउंड एराइल में भी, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है। CN से भी आप क्या कर सकते हो, इसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका यूज आप इस केस में भी कर सकते हो, यानी प्राइमरी अमाइन यहाँ पर भी बनाने में काम में इस रिएक्शन को ले सकते हो, यू कैन फॉर्म CH2NH2 हियर, मेंडियस रिएक्शन जो है वो यहाँ पर भी काम करेगी, ठीक है। वन मोर थिंग, हम लोगों ने साइनाइड भी बनाया था, लेकिन AgCN से रिएक्शन की थी तो आइसोसाइनाइड भी बनाया था, तो ये वाली रिएक्शन जो हमारा कंप्लीट रिडक्शन है, अगर हमारा प्रोडक्ट CH3NC है यानी आइसोसाइनाइड है, तो उस केस में रिडक्शन पे प्रोडक्ट क्या आएगा CH3NH CH3, यानी सेकेंडरी अमाइन भी आप बना सकते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे कंप्लीट रिडक्शन पे क्या बनता है, वी आर गेटिंग अमाइन, प्राइमरी अमाइन, लेकिन अगर हम NC बना दें यानी AgCN से रिएक्शन करा दें, आपसे आपके इंटर कन्वर्जन में सेकेंडरी अमाइन बनाना पूछा हो तो आप क्या कर सकते हो, साइनाइड ना बना के आइसोसाइनाइड बनाओ, और आइसोसाइनाइड का जब आप रिडक्शन कराओगे 4H ही लेने पड़ेंगे, रिडक्शन कराओगे तो इसकी रिडक्शन पे आपको क्या मिलेगा, इस N को एक H की जरूरत है क्योंकि N तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, एक ऑलरेडी बना हुआ है, एक इधर से बना हुआ है, तो एक क्या बनाएगा एंड CH3, सो यू वुड बी गेटिंग सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। तो सेकेंडरी अमाइन भी आप बना सकते हो। सो नाउ फर्स्ट डिस्कस, जो हम लोगों ने कल क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो में पूछे थे, पहले वो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, मैंने आपसे पूछा था कि IUPAC नेम बताने हैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको पूछी थी, 2-methyl-1-bromopropane इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जहां बात आ रही है कि सोडियम और ड्राई ईथर है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अरे ये तो वुड्स रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको क्या रिएक्शन करने के लिए बोला गया था, 2-methyl-1-bromopropane, 2-methyl-1-bromopropane का रिएक्शन उन्होंने कहा कि सोडियम ड्राई ईथर से करना है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले,
प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, फर्स्ट पोजीशन पे Br ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, बाकी सबको अब हाइड्रोजन आप प्रोवाइड कर देंगे जितने भी बच गए। सो दैट इज आवर कंपाउंड। इसका सोडियम से उस रिएक्शन में कहा तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है। सोडियम आप बीच में लिख लिए और दूसरा मॉलिक्यूल आप इस साइड लेंगे। 11th क्लास से बताया था आपको ये चीज, और इसी कंपाउंड को उल्टा करके इधर लिख लेंगे। दैट इज द ट्रिक टू डू इट। 2 Na लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 Br है। 2 Na Br वुड बी एलिमिनेटेड और बाकी सबको जोड़ दो। सो CH3 देन CH देन CH3 देन CH2, फिर CH2 को CH2 से जोड़ेंगे तो हमें अपने आप रिजल्टेंट मिल जाता है। ड्राई ईथर सोडियम की बात आए तुरंत आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि ये वुड्स रिएक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट का IUPAC नेम पूछा था, पर आपको पूरी रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। यू मस्ट बी नोइंग द फुल रिएक्शन। सो प्रोडक्ट का नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6, चाहे मैं नंबर इधर से दूं या इधर से दूं एक ही बात है। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। The next question was 1-methyl cyclohexene is treated with HI। ठीक है, 1-methyl cyclohexene, साइक्लोहेक्सीन से आपके दिमाग में आनी चाहिए साइक्लिक 6 कार्बन की साइकिल, हेक्सीन यानी फर्स्ट पोजीशन पे यानी एक डबल बॉन्ड है, दैट इज साइक्लोहेक्सीन। और फिर हमने बोला था 1-methyl, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो चाहे आप इसको फर्स्ट माने चाहे आप इसको फर्स्ट माने, वहीं से नंबर शुरू हो जाएगा। सो सपोज आई सेड ये है मिथाइल ग्रुप, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, 1-methyl cyclohexene। इसका मैंने आपसे HI से रिएक्शन पूछा, तो हेलोजन एसिड किस पर रिएक्शन देता है, डबल बॉन्ड पर रिएक्शन देता है। किस रूल को फॉलो करते हो आप, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हो। तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करोगे, और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर हमारा रिएजेंट एसिमेट्रिक है तो उसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है, डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन पर जाता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। नाउ लेट्स सी, अगर मैं साइक्लोहेक्सेन को देखूं तो ये सारे के सारे क्या है, कार्बन है, ठीक है, और इन सब पे 2-2 हाइड्रोजन है, ठीक है, जबकि इस पर एक हाइड्रोजन है, देखिए 1 2 3 और 4 बॉन्ड, और इस पर 1 2 3 और 4, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया है। तो मेरे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट यानी आई को उधर जाना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन कम है। अब देखिए यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, इसका मतलब आई को कहाँ जोड़ना चाहिए, आई को यहाँ जोड़ना चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और जो मेरा